नमस्कार, देश प्रदेश में स्वागत है आपका। हम तीनों हाजिर आपको बताने के लिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरू करते हैं इस क्रम। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। डिजिटल अरेस्ट हुई महिला का रेस्क्यू किया गया है। भोपाल में पुलिस ने रेस्क्यू किया। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 10 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। लगातार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबको जागरूक कर चुके हैं कि कहीं भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कि जो डिजिटल ठग है कितने शातिर हैं कि ये लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, धमकाते हैं और फिर जो गाढ़ी कमाई है लोगों की वो ठग ले रहे हैं। महिला से 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए गए हैं और उसके बाद साइबर सेल को सूचना दी गई, पुलिस की टीम पहुंची और फिर महिला का रेस्क्यू किया गया। तो डिजिटल अरेस्ट आखिर क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर में ही हमने आपको बताया था कि 3 महीने में 650 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब नया मामला भोपाल में सामने आया। भोपाल में भी तेजी से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए गए, फिर से डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं भोपाल में। किस तरह से महिला इनके निशाने में आई, कैसे शिकार बनाया गया और कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क हो चुका है साइबर सेल के सामने भी कि महिलाओं को रेस्क्यू तो कर लिया जाता है इस तरह के मामलों में, लेकिन जो ठग है उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सतर्कता के कारण, मतलब पिछले दिन हमने देखा कि भोपाल में एक और रेस्क्यू जो है भोपाल क्राइम ब्रांच ने किया था। डिजिटल अरेस्ट में अपराधियों को तत्काल जो है बात करके और बंधक जो व्यक्ति था उसको बचाया था। और ये दूसरा मामला है भोपाल में। भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में जो है एक महिला को जो है ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। उसमें जो है क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर्मी जो है पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और उन्होंने डिजिटल अरेस्ट की शिकार महिला हो रही थी उनको तत्काल जो है इससे मुक्त कराया। यहाँ तक कि जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने जो है जो ठग है उनसे फोन पर बातचीत भी की है और समय रहते सतर्कता के साथ ये जो ठगी की शिकार हो रही महिला को जो है डिजिटल अरेस्ट हो। कितने वक्त के लिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया महिला को? देखिए, फिलहाल जो है पूरे मामले में पुलिस अधिकारी जो है बातचीत करके बता रहे हैं कि आखिर कब से ये महिला को जो है इन अपराधियों के द्वारा चंगुल में रखा गया था, कब से जो उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था। ये पूरी जानकारी थोड़ी देर में जो है क्राइम ब्रांच देगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि क्राइम ब्रांच ने तत्परता दिखाते हुए महिला का तत्काल रेस्क्यू किया, यहाँ तक कि ठगों से बात की। और एक अपडेट देते कि कल ही वो जो है क्राइम ब्रांच ने जो पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी यूपी से की है, उत्तर प्रदेश से की है और बड़ी तत्परता के साथ ये गिरफ्तारी की है। लेकिन ठगों में जो है लगातार इस तरह की जो है वारदात करने के को लेकर ठग जो है लगातार कर रहे हैं। किसी प्रकार का भय उनके ऊपर नहीं है, लेकिन एक चुनौती बनते जा रहा है साइबर अपराध और ये डिजिटल अरेस्ट की जो ठगी है एक तरह से जो है पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट महिला का रेस्क्यू कर लिया गया। जैसे कि हमारे संवाददाता विवेक भी बता रहे थे कि अभी पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कितने लंबे वक्त के लिए महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। लगातार साइबर सेल हो या फिर भोपाल पुलिस हो, वो जागरूकता अभियान भी चला रही है कि आप इस तरह के हथकंडों में बिल्कुल भी ना फंसे, डिजिटल ठगी का शिकार आप ना हो। लेकिन उसके बाद भी देखिए किस तरह से भोले भाले लोगों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है और ना सिर्फ भोले भाले लोग बल्कि जो खुद दूसरे फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियर्स हो या फिर कारोबारी हो, वो भी लगातार इस तरह के मामलों में फंसते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने सफल रेस्क्यू किया एक महिला का जो डिजिटल अरेस्ट हुई थी और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट से आपको कैसे बचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
और अब आते हैं देश के सबसे बड़े मामले पर, जिस पर पूरे देश की नजर आ जमी है। वजह है इस पर बढ़ता विवाद। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अब आदेश दे दिया कि मस्जिद का सर्वे रिपोर्ट ये नहीं खुलेगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है, यानी लोअर कोर्ट से कहा 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना लें। शांति आवश्यक है। प्रशासन को कहा है आप निष्पक्ष काम करें और हालात को संभालें। संभल में जुम्मे की नमाज के लिए लोगों को मस्जिद जाते देखा गया है। संभल में रविवार को 24 तारीख को मस्जिद में सर्वे के लिए जब दोबारा से टीम पहुंची तो वहां हिंसा भड़क गई। 4 युवाओं की इसमें मौत हो गई है। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उनके देखरेख में सर्वे का आदेश दिया था। 24 तारीख को जब सर्वे टीम पहुंचती है तो वहां लोग इसका विरोध करते हैं और बवाल हो जाता है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है दरअसल, और इसी के लिए सर्वे आवश्यक है। एक सर्वे हो चुका है, दूसरे सर्वे को लेकर जब टीम पहुंची है तब इस पर यह पूरा बवाल हुआ है। फिलहाल इस पर पूरे देश भर में विरोध की आंच बढ़ती जा रही, तेज हो रही। रिपोर्ट का फोटोज वगैरह जो आए हैं उसके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में मालूम होता है क्लियर करेंगे ना। 8 तारीख को जो अपोनेंट थे उनके WS फाइल करने के लिए रिपोर्ट सबमिट करनी है। कोर्ट कमिश्नर हमें रिपोर्ट अपनी 10 दिन के विदिन 10 डेज रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो इस वक्त पूरे देश में ये बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, मुद्दा गर्म है। और ये आप देखें, अब से कुछ देर बाद मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां पर शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज की। दरअसल आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में गलत साबित हुई है। इधर EOW और ED के आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि आरोपी एक ही डॉक्टर की बनाई रिपोर्ट को पेश किया करते थे, जिसे लेकर जांच एजेंसियों ने डॉक्टर से भी पूछताछ की, जिसके बाद डॉक्टर ने यह स्वीकार किया कि उसने बिना जांच किए ही मेडिकल रिपोर्ट बना दी थी। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के साथ वसूली के लिए जा रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुरानी छावनी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार को रोका तो वाहन में आरोपियों के पास से बंदूक मिली। बंदूक लाइसेंसी है लेकिन आरोपियों के रिश्तेदारों की है। वहीं वाहन के आगे चल रहे 2 बाइक पर सवार युवकों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्हें भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को घेर कर पकड़ लिया। दो लोगों को एक मोटरसाइकिल पर रोका गया। उनके पास हथियार की सूचना थी पुलिस को। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके पास अवैध हथियार मिले। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उन कहाँ से लेके आए हथियार, कहाँ बेचने जा रहे थे और क्या काम करते हैं, ये पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। आज एक बड़ी खबर मुंबई से दिखाई पड़ रही है, जहां राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के पति, उनके घर पर पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। सुबह से छापेमारी जारी है। घर के भीतर कुंद्रा के दफ्तर, यहां भी छापा पड़ा है। इसके अलावा मुंबई और उत्तर प्रदेश में 15 जगहों पर तमाम ठिकाने हैं जो इनसे लिंक हैं, वहां भी तलाशी ली जा रही। ED मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे माध्यमों से पोर्नोग्राफी की सर्कुलेशन का पता लगा रही है। राज कुंद्रा पर यह आरोप पहले से लग चुका है कि वो एक ऐप है हॉटशॉट, इसके जरिए पॉर्न कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। उनका यह ऐप पहले गूगल और एप्पल दोनों ही स्टोर्स पर था। हालांकि 2021 में जब यह विवाद बना, केस सामने आया, तो इसके बाद इसको दोनों जगह से हटाया गया। इधर आरंग में रेत खदान की अवैध नीलामी मामले में सरपंच पति सहित 16 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आरंग के एक गांव में रेत खदान की नीलामी हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना की दर पर नीलामी की गई। इस नीलामी का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। 16 लाख 17 लाख 17 लाख 51
20 लाख। इधर खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान कल बेहद बड़ा हादसा हो गया। मशाल जलाने के दौरान एकाएक आग भभक उठी, जिससे जुलूस में शामिल 50 लोग झुलस गए। यह हादसा गुरुवार की देर रात को हुआ है और आग भड़कने के बाद मौके पर भगदड़ के हालात बन गए। तस्वीरें आप देखिए, यह आग कितनी भयावह रही कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यहां पर सिमी आतंकियों की ओर से किए गए 13 हत्याकांड की बरसी को लेकर मशाल मार्च निकाला गया था, जिसका समापन शहर की घंटाघर पर होना था। इसी दौरान मशाल को नीचे रखते समय अचानक आग भभक उठी, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। तस्वीरें आप देखिए। मशाल मार्च से पहले आपको बता दो, यहां पर श्रद्धांजलि सभा भी हुई थी, जिसमें हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए थे। कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था, उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कब बनेगी महाराष्ट्र की सरकार, ये अभी भी प्रश्न है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है। मुंबई में आज महायुति, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, फिर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, इनकी अहम बैठक रद्द हो गई है। अब 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग है। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा और घोषित होगा। भाजपा मराठा चेहरे पर विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके पहले गुरुवार रात को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले में भी बात की है। तो मुलाकात और बात हो चुकी है, लेकिन फॉर्मूला क्या अब तक तय नहीं। फॉर्मूला तय है तो क्या फेस पर कोई तकरार है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जबकि उनकी पार्टी में और उनकी खुद की नाराजगी पहले सामने आई। एक बार फिर यही दिख रहा है। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने को है, नतीजे आए, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, सरकार में किस फॉर्मूले के तहत कैबिनेट बनेगी, इस पर अब तक ठोस आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा 2024 में आबकारी उप निरीक्षक के सबसे ज्यादा 90 पद निकले हैं, जिस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार शराब बेचने के मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। नए जिलों में डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार की आवश्यकता है और शराब बेचने के लिए सबसे ज्यादा आबकारी विभाग में पद दे दिए गए हैं। देखिए, पीएससी में जो पद निकला है, सर्वाधिक 90 पद इनका मनपसंद ऐप चलाने के लिए निकला है। जबकि ज़रूरत था प्रदेश में नए ज़िले बने, वहाँ डिप्टी कलेक्टर्स का, रेवेन्यू ऑफिसर्स का नौकरी मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन क्या चीज़ में, उस शराब बेचने के लिए, शराब के मामले में सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कई साल पहले खंडवा शहर में हुए 13 हत्याकांड एवं आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने आज मशाल मार्च निकाला। कार्यक्रम में हैदराबाद से आए बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और मुस्लिम महिला नेत्री एडवोकेट नाजिया इलाही खान भी मौजूद रही। कार्यक्रम में विधायक राजा सिंह ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी ने नारा लगाया था, भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग झंडा लहरा रहे हैं वो फिलिस्तीन जाकर इजरायल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए टिकट का इंतजाम हम कर देंगे। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने कहा कि भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि वहां के जिहादी याद रखेंगे। दोनों की लड़ाई है ना, वो दोनों देख लेते हैं। लेकिन भारत में इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इजराइल के खिलाफ पोस्टर जल रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग स्लोगन लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे।
सब लोगों को अगर फलस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज़्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। पर फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां पर 70 वर्षीय डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट से सफल रेस्क्यू कराया गया है। भोपाल में साइबर टीम यहां पर पहुंची और फिर महिला का रेस्क्यू कराया गया है। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 10 लाख रुपए ठगे गए हैं। 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था और इस वक्त जब टीम यहां पर डिजिटल अरेस्ट जिन्हें किया गया था उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। हमारे संवाददाता भी इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद हैं। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए पूरी जानकारी, उनसे पूछिए कि आखिर वो कैसे इनके शिकार में फंसी और क्या कुछ हुआ था इनके साथ। चलिए ठीक है, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है विवेक पटैया से। और देखिए 3 दिन से जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट उन्हीं के घर में एक कमरे में करके रखा हुआ था। इस दौरान उन्हें डराया गया, धमकाया गया और 10 लाख रुपए की राशि बैंक में ट्रांसफर करा ली गई। ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर की और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। 3 दिन बाद पुलिस यहां पर पहुंची और फिर उन्हें यहां पर डिजिटल अरेस्ट से रेस्क्यू कराया गया है। नहीं मालूम था, मैंने ऐसे सुना था हो रहा है आजकल, पर पता नहीं। हाँ चले छोटा सा मेरा क्या कैसे आपने रेस्क्यू किया, कैसे आपके पास जानकारी आई? देखिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स का हमारे पास सीपी सर का एक पॉइंट था हमारे पास, क्योंकि ये जो मैडम के हस्बैंड हैं वो सीधे सीपी सर के पास पहुंचे थे। वहाँ से तत्काल ऐसी जानकारी मिली जिसको फिर बाद में अवधपुरी थाने की टीम के साथ में मैं यहाँ पे आया और देखा तो मैडम लगातार अभी भी उसी जो नंबर फेक नंबर जिनसे कॉल आ रहे थे उस पर मैडम लगातार इंगेज थी। तो वो लगा और भी इंफॉर्मेशन इनसे और जानना चाह रहे थे कि उन्होंने जिस खाते में उन्होंने अपना जो और भी फंड्स रख रखे थे उससे वो चाह रहे थे कि किस तरीके से और भी पैसे इनसे, क्योंकि मैडम 10 लाख रुपए तो कल ट्रांसफ़र करी चुकी थी, यानी एफटी बैंक में जाके किए उन्होंने बैंक पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसके बाद में मेरे द्वारा इंटरवीन किया गया, उनसे बात की गई। तो शुरुआत में वो अपने आप को तो पुलिस बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका सामना असली पुलिस से हुआ है, तो उन्होंने फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट वगैरह कर दिया उन्होंने। जी, तो ये इस तरह से आपने दूसरा रेस्क्यू किया भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का। क्या आप देंगे सलाह लोगों को कि इस तरह के मामले आते तो क्या करें, क्योंकि लगातार बढ़ रहे मामले? जब कभी भी किसी के पास में ऐसे कोई फ़ोन कॉल्स आए और आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और समझिए कि भी पुलिस इस तरीके की चीज़ों को नहीं मांगती है। और लगातार ऐसी हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करी जाती हैं, साइबर हेडक्वार्टर के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करी जाती हैं और लगातार हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात इतनी सी है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। जब भी कभी कोई अपने आप को पुलिस बताते हुए कॉल करे तो कम से कम उससे उसकी पहचान अवश्य पूछें। और ऐसी कोई पुलिस कभी किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी कभी कोई मांगता ही नहीं है। इस मामले में आपने ठगों से बात की, कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी? जी, वो अपने आप को सीबीआई के अधिकारी और मुंबई पुलिस के बता रहे थे। कभी कोई अपने को मुंबई पुलिस का बताता था, कभी कोई अपने आप को सीबीआई का बता रहा था। बट जैसा कि आपको पता ही है फेक हैं, तो चूंकि उन्हें थोड़ी देर बाद उन्हें भी एहसास हो गया कि वो पुलिस से ही बात कर रहे हैं, तो जिसके बाद उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, 10 लाख रुपए मैडम ने ट्रांसफर कर दिए हैं, अब क्या होगा इस पूरे मामले? देखिए अभी हम प्रयास करेंगे कि शायद अगर चूंकि NEFT किया हुआ है तो अभी हम जो हमारा पोर्टल होता है CFI पोर्टल होता है उसमें हमने पोर्टल में डाला हुआ डिटेल्स, अगर रुकने का संभव हो सका तो रुकवाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज अगर बैंक अकाउंट में पैसा होगा तो रिफंड कराएंगे और अगर विड्रॉ कर लिया गया होगा तो फिर आगे की प्रोसेस। मैडम ने ट्रांसफर किया है ये पैसा? ये कल की बात है, कल की। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने कुछ गिरफ्तारी भी की थी भोपाल के एक मामले में, यूपी से गिरफ्तारी हुई है डिजिटल अरेस्ट के अपराधियों की। इस तरह नहीं, लेकिन इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करेंगे क्या? जी अभी तो FIR रजिस्ट्रेशन कर ले, मैं वहीं क्राइम लेके जा रहा हूँ। अच्छा, पिछले दिनों एक और प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी मन की बात में कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी वो बिल्कुल सही बात है। मैं लगातार मैं आपसे वैसी बात कर रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर तमाम तरह की एडवाइजरीज जारी की जाती है मीडिया में भी और हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा भी और तमाम तरह की, लेकिन अब लोगों को भरोसा विश्वास उन चीज़ों पे होना चाहिए। मैं जैसा पहले बता रहा हूँ कि ऐसे अगर खबर कोई पुलिस अपने आप को बताते हुए कोई आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानकारी मांग रहा है तो समझ लीजिए वो फेक है। ना भी कभी कोई पुलिस ना तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की जानकारी कोई नहीं मांगता। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से अगर ऐसा कभी दोबारा कभी कॉल आए तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। जी, हमारे साथ जो डिजिटल अरेस्ट हुई थी मैडम, उनके पतिदेव भी है डॉक्टर साहब, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। CP के पास गए और CP ने जो है ACP को यहाँ भेजा, तो उनसे भी जो है वो हार्ड टॉक कर रहा था। उसके बाद जो है अपना फॉर्म इसका विड्रॉ कर लिया।
हमारा फ़ोन रिलीज कर दिया। सर कितने आपने यहाँ पर जो है वो उनको रकम डाली और कितना? नहीं, मैंने रकम नहीं डाली, मुझे तो पता चला तो हम पुलिस सीधे गए। वाइफ को कल धमका करके जो है 10,50,000 बता रहे हैं कि नेफ्ट कर दो। नेफ्ट कर दो। और पुलिस ने सर क्या फिर कार्रवाई की? पुलिस ने जो है हमारा फ़ोन रिलीज़ कराया, क्योंकि वो उसको अटैच किए हुए था अपने मशीन में से, और जो है वो कोई फ़ोन नहीं हो पा रहा था हमारे फ़ोन में। ये है। सर कैसे आपको पता चला ये अरेस्ट के बारे में? हमको इस तरह पता चला कि जो है 2 दिन बाद जब वाइफ ने बताया तो लोकल पुलिस का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और सब ऑनलाइन ही जो है वो बात कर रहा है। तो हमने कहा ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम कमिश्नर पुलिस के पास गए। अच्छा। तब उन्होंने एसी को भी भेजा, तो उनसे भी वो हार्ट टॉक कर रहा था और उज्जवल बातें कर रहा था, लेकिन अपनी फ़ोटो नहीं दिखा रहा था वो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी तुमको बताता हूँ। तो ये पूरा मामला जो है आप लोगों को कब पता चला? क्योंकि मैडम कह रही कि 3 दिन से किया था, लेकिन हमको आज सवेरे पता चला, तब हम कमिश्नर पुलिस के पास गए। कभी आपने सुना नहीं था कि डिजिटल अरेस्ट होता है, इस तरह की घटना है? ना, हम पहली बार है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में कहा था डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर बुजुर्गों को। वो तो अखबार में हमने पढ़ा था जी, लेकिन जो है वो इस तरह से हो जाएगा तो दिमाग इस तरह से पहुंचा कि लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कैसे हमारा अरेस्ट हो सकता है? पैसे भी ट्रांसफर कर दिए आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं की, हमारी वाइफ ने बिना हमसे बताए कर दी। अच्छा, आपको नहीं बताया वाइफ ने? डर के मारे कुछ नहीं बोला, नहीं तो यहीं सिविल ड्रेस में हमारे आदमी हैं, शूट कर देंगे। अच्छा, कल अच्छा ये भी बोला है? हाँ, उनको डर हुआ है कि सिविल ड्रेस में हमारे आदमी हैं, मार देंगे तुमको, क्राइम ब्रांच वाले। फिर आपको मैडम ने महिला डॉक्टर को ठगा गया है, उनके पति है, वो पूरी जानकारी दे रहे थे कि उन्हें खुद 2 दिन बाद इस बात की जानकारी मिली कि कैसे उनके महिला को, उनकी पत्नी को यहां पर ठगा जा रहा है। और देखिए पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, लेकिन उसके बाद भी जो शातिर ठग है डिजिटल अरेस्ट करके 3 दिन तक उनको रखते हैं और 10 लाख से ज्यादा की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। जो पीड़िता है उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे वाक्य को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। आपने 10 लाख रुपए दे भी दी? जी हाँ, और बोला आप निकलिए, गाड़ी में बैठिए और आपकी पूरी सिक्योरिटी, आप जाएं वहाँ, पैसा हमारी इसी से अकाउंट में डालें। तो मैंने बोला पर इसमें तो कुछ और लिखा है, एंटरप्राइजेस, और ये या तो सुप्रीम कोर्ट का हो या सीबीआई का अकाउंट नंबर हो, उसमें मैं डालूँ? आप जांच के लिए बोल रहे हो तो, और ऐसे भी पैसे में आप ये कैसे जान पाओगे जब डिजिटल ट्रांसफर हो जाता है? जी हाँ, जी हाँ, इसको और किसी को मैं इन्फॉर्म ना करूँ, ये बहुत ही संदिग्ध मामला है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है ये जो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बात अच्छी तरह समझ लीजिए। ना कोर्ट ना पुलिस वाले कभी भी आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगते, और आप बिना फोन पर तस्दीक किए इनसे संपर्क अपना तुरंत काटें और पुलिस को फौरन खबर करें। यह हर अधिकारी आपको समझा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स जारी हैं, देखते रहें IVS 24। नमस्कार।